तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। एक अफसोसनाक हादसा हुआ संडे को और इसीलिए आज मैं आप एक नई जगह पर देख रहे हैं। ये जहां पे मैं बैठा हूं ये टिहरी डैम का हिस्सा है और टिहरी इलाके में है। पीछे आप ये सारी चीजें देख रहे होंगे। खूबसूरती भी है, पहाड़ भी है, नदी भी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो लगातार आफत आती है इस तरह की 2013 में पहले आई जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई। इसके अलावा आप कल उसमें भी अभी बहुत सारे लोग लापता है। करीब 15 लाशें मिल चुकी हैं, लेकिन 150 से ज्यादा लोगों के अभी तक गुम होने की बातें हैं। पानी का बहाव तेज था। कहाँ पे हैं वो लोग, क्या कुछ हुआ, उसकी तलाश की जा रही है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ की टीम, इसके अलावा आर्मी, एयरफोर्स सभी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और उसी वजह से मैं भी उत्तराखंड आया इन चीज़ों को कवर करने के लिए। तो थोड़ा वक्त निकाला और मैंने कहा कि अपनी क्राइम तक फैमिली तक ये पूरी जो त्रासदी थी इसकी कहानी आपको सुनाऊं। बात संडे की है, सुबह करीब 10:15 बजे का वक्त था। चमोली इलाका बहुत ही खूबसूरत इलाका है। चमोली इलाके में एक जगह है रैणी गांव। रैणी गांव थोड़ा सा, वहां पे दो नदियां हैं, एक है श्री गंगा और दूसरी है धौली गंगा। रैणी गांव थोड़ा सा गंगा नदी जो पानी है वो नीचे है, गांव थोड़ा ऊपर है। दो चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से बहुत बड़ी तबाही नहीं हुई, वरना शायद रैणी गांव भी बह जाता। उसकी वजह यह थी कि एक तो पानी से ऊपर और दूसरा सुबह का वक्त। सुबह करीब 10 सवा 10 बजे के आसपास इसी रैणी गांव के ऊपर पहाड़ी पर एक ग्लेशियर टूटता है और उसके बाद वो नीचे की तरफ गिरता है। अब यहाँ दो चीजें हैं जो साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रही हैं। ये जो मौसम है, ठंड का मौसम है, तापमान कम है, ऐसे में ग्लेशियर का टूटना, पिघल कर नीचे गिरना, ये बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन हो सकता है कि उस ग्लेशियर के नीचे मिट्टी का कुछ हिस्सा हो जो दरका हो और उसकी वजह से यह हादसा हुआ। और जब वो ग्लेशियर नीचे गिरा और ऋषि गंगा और धौली गंगा के अंदर वो जाकर समाहित होता है तो अचानक पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है। बहाव इतना तेज और पानी की लहरें इतने गुस्से में कि उनके सामने जो भी आती है वो उसे बहाते हुए ले जाती हैं। सबसे पहले रैणी गांव के लोगों ने देखा, अचानक उन्हें एक शोर सुनाई दिया, ऐसा लगा कि कुछ हुआ है। चमोली के आसपास के लोग आमतौर पर हमेशा ये मानते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो बादल फटने की बहुत सारी घटनाएं होती हैं और इस तरह की पहाड़ों का दरकना, सरकना, टूटना, नदियों में गिरना, तो यहाँ की जो ज्यादातर बड़ी आबादी है वो इन चीजों से वाकिफ है अच्छी तरीके से। तो जब वो शोर सुनाई दिया उन्हें 10:15 बजे, तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। तभी उन्हें उस नदी के अंदर बहुत तेज पानी का बहाव, पानी बेहद गुस्से में, और रास्ते में जो भी आ रहा उसे बहाते हुए, उड़ाते हुए लेकर जा रही है। बहुत सारे घर आए, कुछ सराय आए, कुछ मकान, आपके जो बाकी छोटी मोटी चीजें थी वो, और इसके अलावा एक श्री गंगा पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। वो पावर प्रोजेक्ट जहां पे बन रहा था वो उसी नदी के पास। पानी का बहाव इतना तेज कि पूरा ये जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है वो उसमें बह गया। इत्तेफाक से उस वक्त ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के करीब 80 ऐसे लोग थे, कर्मचारी, अफसर, मजदूर, जो काम कर रहे थे वहां पे एक टनल में। और पानी के बहाव की वजह से बहुत सारा जो मलबा था और पानी वो टनल में घुस गया और वो लोग उसमें फंस गए। कुछ लोग जो नदी के आसपास थे और बेहद करीब थे, नीचे के इलाके में थे, वो इसकी वजह से उसमें बह गए। तो अभी तक करीब 15 के आसपास लाशें मिल चुकी हैं। 16 लोग वो जो श्रीगंगा पावर प्रोजेक्ट के टनल में काम कर रहे थे उनको आईटीबीपी ने रेस्क्यू करके निकाला है, लेकिन अभी वो सिर्फ करीब वो 800 मीटर लंबा है और 150-200 मीटर तक ही आईटीबीपी की टीम वहां तक दाखिल हो चुकी है, क्योंकि मलबे की वजह से, पानी की वजह से मुश्किल आ रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन का काम अभी भी जारी है। लगता है कि अगले 48 घंटे तक ये काम होता रहेगा और 48 घंटे तक बचाव का ये काम जारी रहेगा। इसमें तमाम एयरफोर्स की भी टीमें हैं, आईटीबीपी की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, ये लगी हुई हैं और कोशिश यही है कि जो लोग उसके अंदर फंसे हुए उनको निकाला जाए। इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों की भी खबर है जो कि इस तेज बहाव में बह गए, उनको भी तलाशने का काम किया जा रहा है। अच्छी चीज ये रही है कि मौसम विभाग ने कहा अगले 2 दिनों तक यहाँ पे बारिश नहीं होगी, तो बचाव और राहत काम में भी कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि जिस तेजी से शुरुआत में पानी का बहाव बढ़ा आगे की तरफ, तो लगा कि ये कल रात तक ही ऋषिकेश तक पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थोड़ी देर के बाद पानी के बहाव की स्पीड कम हुई और उसकी वजह से एक बड़ा खतरा टल गया। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी लापता हैं। करीब 150 सरकारी आंकड़े हैं जो बता रहे हैं, हो सकता है इससे ज्यादा हो। उन लोगों की तलाश की जा रही है। चूंकि मलबा काफी है,
पानी भी है वहां पर अभी, और जब वो ग्लेशियर टूट कर गिरा तो वहां पे एक झील जैसा बन गया था उस मलबे की वजह से, तो वहां पे भी तलाश की जा रही है। तो तमाम कोशिश यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं अभी जिंदा, उनको बचाया जा सके। सवाल यह है कि यह हादसा इधर होता क्यों है। 2013 में हमने देखा, और 2013 में भी मैं उत्तराखंड आया था, बर्बादी का मंजर मैंने देखा था। उसकी कई वजह है। जब जब आप कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं तब तब कुदरत भी सजा देती है। उत्तराखंड के बेहद खूबसूरत जो सारे पहाड़ हैं, उन पहाड़ों को धीरे धीरे करके मौत के घाट उतारा जा रहा है। अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये हकीकत है कि जैसे इंसान मरते हैं वैसे पहाड़ों की भी मौत होती है। और पहाड़ों की मौत कैसे हो रही है? उनके सीने पे बॉम्ब लगाया जाता है, उनको बड़े बड़े कटर, स्टोन कटर से काटा जाता है, उनके जिस्मों को छलनी किया जाता है, पहाड़ दरकते हैं, सरकते हैं, और उसकी वजह से पहाड़ की बुनियाद कमजोर होती है, और फिर वो ढहते हैं, टूटते हैं, गिरते हैं। और ये सब कुछ तरक्की और विकास के नाम पर होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड में 39 ऐसे अलग अलग योजनाएं हैं जिनसे बिजली बनाई जाती है पानी से। उसके लिए पहाड़ों की खुदाई, इवन टिहरी डैम को अगर हम देखें तो पहाड़ों को काट कर, उनके सीने को चीर कर जिस तरीके से डैम बनाया गया, वो तो एक वानगी है। ऐसे 39 और 39 तो बड़े हैं, इसके अलावा 24 छोटे हैं। तो ये सारे जो ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे बिजली बनाई जा रही है, नदियों का रुख मोड़ा जा रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, उसकी वजह से जो पूरा एनवायरनमेंट है वो बदल रहा है। और यही वजह है कि ये सारी चीजें वक्त वक्त पर होती रहती हैं और होती हैं। अगर मैं आपको इसकी बात करूं कि यहां पे जो हादसा हुआ, इसको लेके दो चीजें हैं। जब रैणी गांव में ये ऋषिकेश और ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट बनाने का काम शुरू हुआ 2005 में, तब से ही वहां के लोकल लोगों ने इसका विरोध किया था। 2019 में ये मामला उत्तराखंड के हाईकोर्ट में गया, और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाकायदा एक कमेटी बनाई और कहा कि जाकर चेक कीजिए, देखिए कि यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है और इससे क्या नुकसान हो सकता है। साल भर पहले कुछ ऐसे ही एक्सपर्ट्स ने भी ये कहा था कि इससे कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। 2013 में जो कुछ हुआ, हमने उससे सबक नहीं सीखा, तो इसको देखा जाए। और उत्तराखंड में जिस रफ्तार से तमाम कंपनियां आती हैं यहाँ पे और खुदाई का काम शुरू कर देती हैं अपने अपने बिजली और ये सारी चीजें बनाने के लिए, उससे पूरा एनवायरनमेंट दांव पर लग चुका है। तो करीब साल भर पहले इसकी भी भविष्यवाणी की गई थी कि रैणी गांव के आसपास ऐसा हो सकता है, और देखिए कि वो संडे को हो गया। तो इस वक्त यहाँ के रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 1000 अलग अलग फोर्सेस के, चाहे वो आईटीबीपी के हों, एनडीआरएफ के हों, इंडियन एयरफोर्स के हों, वो सभी लगे हुए हैं और राहत और बचाव काम में भी लगे हुए हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि जितनी जल्दी हो इन लोगों को बचाया जा सके। अब यहाँ पे नदियों और पहाड़ों का जो मैं बता रहा हूं जिस तरीके से शोषण हो रहा है, उसको भी आपको समझने की जरूरत है। ये जो रैणी है, ये रैणी जो है धौली गंगा और ऋषि गंगा का एक तरह से समागम है। नंदा देवी नेशनल पार्क से गुजरने के बाद धौली गंगा रैणी में ऋषि गंगा के साथ जाकर मिल जाती है। और वहीं रैणी, जहां पे ये पन बिजली परियोजना चल रही थी, इसी परियोजना के पास सबसे ज्यादा तबाही और बर्बादी हुई, क्योंकि वहां पे काफी वक्त से काम चल रहा है, जिसको लेकर गांव के लोग लगातार आगाह कर रहे थे। और रैणी से जो दोनों नदियां मिलती हैं, वो नदी आगे चलकर एक वी टर्न लेती हैं और फिर धौली गंगा में जाकर मिल जाती हैं, जो 30 किलोमीटर लंबी है। फिर वो जाकर आगे दूसरी नदी में मिलती है। तो ये जो सारी नदियां हैं और ये जो बहाव हैं, उसकी वजह से इनकी जो डायरेक्शन और रुख है, उनको मोड़ने की कोशिश की गई, और उसी का नतीजा है कि ये सारे हादसे हुए। सबसे पहले एक मजदूर था जो टनल में फंसा, जो इस श्रीगंगा पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, और उस मजदूर के पास फोन था, और इत्तेफाक से टनल में उस वक्त सिग्नल काम कर रहा था। तो अभी तक जब यह हादसा हुआ, जब ग्लेशियर टूटा और गिरा, और रैणी गांव के लोगों ने पुलिस को सबसे पहले आगाह किया, उसके बाद ये किसी को पता नहीं था कि टनल के अंदर भी कुछ चीजें हैं। हालांकि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कुछ लोग जो बाहर थे, 80 लोग कम से कम टनल के अंदर काम कर रहे थे, तो उनको भी ये पता नहीं था कि टनल की तरफ कुछ ऐसा हादसा हो गया है। तो शुरुआत में तो लोकल पुलिस और बाकी चीजें पहुंची वहां पे, फिर देहरादून खबर गई, फिर नई दिल्ली खबर गई। 2013 की लोगों की याद ताजा हो गई तस्वीरें देखकर, कुछ लोगों ने मोबाइल पे वीडियो शूट कर लिए थे। इसी दौरान में उस टनल के अंदर
एक शख्स के मोबाइल में नेटवर्क था, आ रहा था, और उसने फोन किया अपने एक जानने वाले को और उसने बताया कि वो इस टनल में है और टनल का रास्ता बंद हो गया और धीरे धीरे पानी अंदर आ रहा है। उस एक कॉल के बाद फिर ये मामला प्रशासन तक पहुंची, फिर बाकी उस परियोजना से जुड़े हुए लोगों तक, और उसके बाद पुलिस तक, और फिर वहां तक टीम पहुंची, लेकिन अंदर जाना मुश्किल था क्योंकि टनल का दरवाजा बंद हो चुका था, मलबा ने चारों तरफ से उसका मुंह बंद कर दिया था। अब इंतजार किया गया यहाँ पे एक्सपर्ट्स का, क्योंकि यहाँ पे आपको चाहिए था जेबीसी मशीन और बाकी चीजें जो इनको हटाएं। तो फिर वो सारी चीजें आईटीबीपी वाले लेकर पहुंचे और उनके एक्सपर्ट जो इस तरह के काम में माहिर है। कुछ आईटीबीपी की टीम यहीं पे स्टेशन रहती है उत्तराखंड में, सबसे पहले वो सड़क के रास्ते पहुंचे और उसके बाद देर रात तक कोशिश करके उन्होंने अब तक वहां से 16 जो लोग थे उसके अंदर फंसे वो उनको निकाला है। लेकिन उम्मीद यह है कि अभी भी करीब 50 या 40 के करीब लोग उसके अंदर फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश चल रही है। लेकिन मुश्किल ये आ रही है कि एक तो मलबा, ऊपर से पानी, जेबीसी मशीन का वहां तक जाना और मशीन को इस तरीके से चलाना कि अंदर किसी को चोट ना पहुंचे, ये सारी चीजें हो रही हैं। करीब 13 ऐसे गांव हैं रैणी गांव के आसपास चमोली में जहां पे यह हादसा हुआ, जिनका संपर्क बाकी उत्तराखंड से टूट गया क्योंकि नदी का पानी और बाकी चीजों ने वो रास्ते और पुल भी बहा दिए। कई पुल बह गए, कई बांध बह गए, श्रीगंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से बह गया। एनटीपीसी का एक यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट चल रहा था, वो भी काफी उसको नुकसान पहुंचा है। 13 लेकिन ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल जिनका संपर्क टूट गया है। तो उन गांव के लोगों से संपर्क करने और उनको राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन गांव को पहचान लिया गया है और एयरफोर्स की इसमें मदद दी जा रही है ताकि उनको खाने और पानी के जो पैकेट है और पानी की चीजें हैं, पानी, वो उन तक पहुंचाया जा सके हवाई रास्तों से। तो एक तो उनको मदद की जा रही है, जो टनल में लोग हैं उनको फंसे हुए हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तीसरा जो सबसे मुश्किल काम है वो जो पानी में बहुत सारे लोगों के बहने की खबर आ रही है, उनको ढूंढा जा रहा है। अगर उनमें से जो मौत हो गई, उनकी लाशें कहाँ चली गई, उनको ढूंढने का काम। क्योंकि यहाँ पे मैं खुद गवाह हूँ, 2013 में जब उत्तराखंड में इसी में बादल फटा था और उसके बाद जो तबाही आई थी तो बहुत सारे लोग बह गए थे और उसके बाद बहुत दूर दूर तक उनकी लाशें बहकर गई थी और कई कई दिनों बाद उनकी लाशें मिली थी। इन दोनों हादसों में एक फर्क था। 2013 में इसलिए ज्यादा तबाही और बर्बादी आई क्योंकि बादल रात को फटा जब ज्यादातर लोग बेखबर सो रहे थे और उन्हें मालूम ही नहीं कि कब उनके घर तक पानी पहुंच गया। तब तो होटल, सराय, धर्मशाला, सड़क, दुकानें, पुल सब कुछ बह गया था, बल्कि पानी में ट्रैक्टर, ट्रक, कार सब तैरते हुए नजर आ रहे थे। तो उस वक्त रात को यह हादसा हुआ इसलिए ज्यादा नुकसान हुआ। इस बार शुक्र है कि सुबह करीब 10:15 का वक्त था, लोग जाग रहे थे, उठे हुए थे और उन्होंने शोर देखा, पानी का बहाव देखा, तो बहुत सारे लोग पानी के किनारे से हट भी गए। अभी भी पानी का बहाव चमोली के आसपास है। टिहरी डैम ने पानी रोक दिया, उसकी वजह से आगे पानी नहीं गया। लेकिन शुक्र यह है कि पानी का बहाव जो है वो उस खतरनाक लेवल पे नहीं है। हालांकि चमोली में पानी का स्तर ऊपर है, 2013 में भी इतना नहीं था लेकिन है। लेकिन फिलहाल चूंकि सारे इंतजाम किए जा रहे हैं तो खतरा इस वक्त कम है, बट राहत और बचाव का काम जारी है। इसके बाद इंक्वायरी होगी, सारी चीजें होंगी। लेकिन एक सवाल वही कि उत्तराखंड में जिस तरीके से पनबिजली योजना और अलग अलग डैम, अलग अलग पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के पूरी पर्यावरण को, पूरे एनवायरनमेंट को बहुत भयानक नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने इस सफर के दौरान जो मैं 2 दिन से उत्तराखंड में हूँ, रास्ते में ऐसे बहुत सारे पहाड़ दिखे जिन्हें काटा गया, बल्कि कई जगह लैंडस्लाइड थी। हमारी गाड़ी कम से कम 45 मिनट 1 घंटा तक हमें रुकना पड़ा क्योंकि ऊपर से पत्थर गिर रहे थे पहाड़ से और वहाँ मशीनें और सब लगी हुई थी, तो रोका जा रहा था, सड़क साफ किया जा रहा था, फिर हमें आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा था। तो ये सारी चीजें नतीजा है उन चीजों का। जब आप पहाड़ में ब्लास्ट करते हैं रास्ता बनाने के लिए या डैम बनाने के लिए, तो पहाड़ का सिर्फ वो हिस्सा कमजोर नहीं होता बल्कि उसके आसपास का भी हिस्सा कमजोर होता है और इसीलिए पहाड़ दरकना शुरू कर देता है, पहाड़ फिर कमजोर होता है, गिरना शुरू होता है, लैंडस्लाइडिंग होती है। कुल मिलाकर एक इंसान की जैसे पहाड़ की भी मौत होनी शुरू हो जाती है और पहाड़ की यही मौत इंसानों पर कहर बनकर टूट रही है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग का असर है ही बहुत कुछ, लेकिन जिस तरीके से हम पर्यावरण को लेकर हमारी सोच है अभी और विकास, पैसे और डेवलपमेंट के नाम पर अंधाधुंध जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियों को यहाँ पर दावत दी जाती है और कहा जाता है आप आइए, जो करना है कीजिए, पानी से बिजली नहीं बनाइए, पहाड़ों को काटिए, तोड़िए, वो सारी चीजें बैलेंस बिगाड़ रही हैं पूरे एक हमारे पर्यावरण का, हमारे रहन सहन का और
यहाँ के लोकल लोग, जितने लोगों से मैंने बात की, वो बेहद नाराज है। उनका कहना है कि जिस तरीके से बाहर की कंपनियां आती हैं और छेड़छाड़ कर रही हैं हमारे पर्यावरण के साथ, वो ये बानगी है। वक्त वक्त पर हम इस तरह की तबाही देख रहे हैं, लेकिन आगे भी ऐसी तबाही ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभी भी प्रोजेक्ट पे काम चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे करीब 20-22 प्रोजेक्ट हैं जो तो अभी जिसपे स्टे है, रोक लगा हुआ है कोर्ट में। लेकिन उसके अलावा भी मैंने जैसे आपको बताया कि 39 एक तरफ, 24 करीब 60 तो ऐसे ही प्रोजेक्ट हो गए जो पावर प्रोजेक्ट और हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं। और ये सारे प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं इनका रिश्ता सीधे पहाड़ से है, जंगलों से। बल्कि कई जगह पे ऐसा हुआ जहाँ पहाड़ और जंगलों को जब काटा गया इन प्रोजेक्ट्स के लिए, तो गाँव वालों का कहना है कि जो जंगली जानवर हैं वो सारे जंगल से बस्ती की तरफ आ गए। एक अलग उनसे उनको खतरा था कि वो जानवर उनके घरों में, उनके मोहल्लों में, उनके बस्तियों में घूम रहे हैं। तो सारा निज़ाम उल्टा पुल्टा हो रहा और ये सब कुछ हो रहा पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ का। वक्त कम, क्योंकि अभी बहुत ट्रैवल करना है और इधर उधर भी जाना है, लोगों से मिलना है और रिपोर्ट करनी है। लेकिन फिर भी मुझे लगा क्राइम तक फैमिली तक हालात को पहुंचाऊं, बताऊं कि क्या कुछ है, तो इसीलिए आपके सामने ये कहानी रखी। कुल मिलाकर शुक्र की बात यह है कि जितनी बड़ी तबाही की उम्मीद कल थी ऐसी है नहीं। हालांकि बहुत सारे अभी करीब 150 लोग, हालांकि एग्जैक्ट फिगर जो है वो भी कोई सही बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि अंदाजा नहीं है बहुत सारे। उसकी एक वजह यह भी है कि बाहर से आकर मजदूर यहाँ पे काम करते हैं जिनके परिवार का कोई नहीं है, तो अगर कोई गायब है तो उनका कोई बताने वाला नहीं है कि वो कहाँ है या कहाँ पे है। तो अगले 48 घंटों में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन हाँ, कल तक जिस तरीके का डर था, खौफ थी कि शायद ये बहुत बड़ी तबाही होगी, वैसे हुई नहीं। ये ऊपर वाले का बहुत शुक्र है। तो आज कहानी में इतना ही। आपसे फिर कल मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।